सब्सक्राइब कीजिए अलीम एकेडमी होम ट्यूशन सर्विसेज को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम एकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पीपीएससी मैथमेटिक्स के वो वाले क्वेश्चंस जिनको आप 5 सेकंड्स के अंदर अंदर हल कर सकते हैं। यानी उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन या एक छोटा सा फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, तो उसकी बेस पर आप कैलकुलेशन के बगैर उस क्वेश्चन को 5 सेकंड्स के अंदर या इससे भी कम टाइम में आप उसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस का बता दें कि पीपीएससी का पेपर जिन टॉपिक्स में से बनता है वो टॉपिक्स कौन से हैं। उनमें सबसे पहले टॉपिक है रियल एनालिसिस, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर है लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, मीट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस, उसके बाद है वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स। ये वाले वो टॉपिक्स हैं जिनमें से पीपीएससी मैथमेटिक्स का पेपर बनता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने चूज़ किया वो है 2017 के पेपर में आ चुका है, और ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस ही पास्ट पेपर्स के हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, ये एफएससी लेवल का क्वेश्चन है। आप हर बार हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के हर 2-4 क्वेश्चंस के बाद लॉग एक्स की इंटीग्रेशन रिपीट होती है। तो ये आपको याद है कि x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, यही इसका आंसर होता है हमेशा। तो आपने इसका आंसर जहन में रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का आपने बगैर इंटीग्रेट किए आपने इसका आंसर टिक कर देना है, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रियल नंबर्स हैं a b, तो जब उनकी प्रॉपर्टी इस तरह की हो कि a इज़ ग्रेटर दैन b, a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस दैन b। तो ये भी एफएससी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि अगर ये रियल नंबर्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी अगर इस तरह से आ रहे हैं कि a लेस दैन b है, a इज़ इक्वल टू b है या a ग्रेटर दैन b है, तो फिर ये प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलते हैं ट्रिकोटोमी लॉ। तो आपने बगैर सोचे समझे आपने इस पर ट्रिकोटोमी लॉ पे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ ए। द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए मे और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ ए। बस मसला हल हो गया। द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है वो हो सकता है कि उस सेट के अंदर से हो और ये भी हो सकता है कि वो सेट के अंदर से ना हो। तो आपने इस पर टिक कर देना था, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए may or may not be the point of A। उसके बाद द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज बेसल, लेजेंडर, पॉइजन या नन ऑफ दिस। आपको बेसल, लेजेंडर और पॉइजन की डेफिनेशन की सिर्फ शेप याद होनी चाहिए। डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, सिर्फ उसकी शेप याद हो कि वो शेप किस तरह की होती है। तो ये अगर आप ये शेप्स देख लेंगे एक बार तो आपको ये देखते ही याद हो जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ये लेजेंडर इक्वेशन है। तो आपने लेजेंडर इक्वेशन पे टिक कर देना है। उसके बाद है द वर्क डन बाय द फोर्स एफ थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट आर इज दिस। वर्क डन का फार्मूला बहुत पुराना पढ़ते आ रहे हैं, आप मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वो होता है एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हम सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके साइंस के साथ। 3 2 6 आ जाएगा, फिर आगे 2 को -1 से करेंगे, -2 आएगा तो 6 -2 हो जाएगा 4। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 सा 5, तो 4 + 5 आ जाएगा 9। तो आपने 9 पे टिक कर देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, सिर्फ ये मेंटल वर्क है। Any 3 vectors A, B and C are coplanar if and only if। 3 वेक्टर्स हमेशा तब कोप्लेनर होते हैं जब उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, A डॉट B क्रॉस C, वो 0 होगी तो वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C, यानी कि A पार्ट। द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग विद 0 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल जो 0 वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर 0 वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है तो वो जहाँ से मूव करेगा कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, तो वो जो मूवमेंट होगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट। तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट। बहुत ही पुराना फार्मूला फ्रिक्शन का कि F इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, यही होता है। और उसमें नॉर्मल रिएक्शन होता है, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो फार्मूला क्या बनता है, F इज़ इक्वल टू म्यू आर। तो आपने F इज़ इक्वल टू म्यू आर पर टिक कर देना है। ये सारे क्वेश्चंस 2017 के पेपर में आ चुके हैं।
power set of p of x of a non-empty set x is the smallest topology on x, the largest topology on x, not a topology on x, none of these। तो किसी भी सेट का जो पावर सेट जो टोपोलॉजी बनाता है वो हमेशा लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, ये आपने याद रखना है। तो आपने लार्जेस्ट टोपोलॉजी पर टिक कर देना है। टाउ वन टाउ टू टू टोपोलॉजीज़ हैं एक्स के ऊपर, तो टाउ वन इज सबसेट ऑफ टाउ टू। टाउ वन सबसेट है टाउ टू का, तो जो सबसेट होता है यानी कि जैसे टाउ वन है उसको हम बोलते हैं कि वो कोर्सर टोपोलॉजी है, और जो सुपर सेट होता है यानी कि टाउ टू उसको हम बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी है। स्ट्रॉन्गर के लिए एक और नाम यूज़ करते हैं फाइनर। तो यहाँ पे बेसिकली ए भी आंसर है और सी भी आंसर है। तो पेपर में जब ऐसा आ जाए कि जिसके दो आंसर्स हों तो आपने कोशिश करनी है कि जो पहले आंसर आ रहा है उसको आप टिक कर दें। तो आपने पहले ए पार्ट पर टिक कर देना कि टाउ टू इज सेट टू बी द फाइनर देन टाउ वन। A subset A of a topological space X is said to be dense in X। सबसेट हमेशा डेंस तब होता है जब उसका जो क्लोजर है ना वो X के इक्वल हो। तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो आपने सी पार्ट पर टिक कर देना है कि A क्लोजर इज इक्वल टू X। Which of the following statement is true? The limit point of a set A is always a limit point of A। The limit point of a set may or may not be the limit point of A। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट हो भी सकता है कि उस सेट के अंदर हो और हो भी सकता है कि उस सेट के अंदर ना हो। तो आपने बी पार्ट पर टिक कर देना है कि द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। द सेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई विद द टोपोलॉजी टा फाई बी ए बी डी डैश डैश जो भी है, ए सेट है ए बी सी। तो आपने क्या करना है कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है कि इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन को फॉलो करें कि लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन दैट टोपोलॉजी। तो देखें ए के अंदर क्या आ रहा है, ए बी सी। तो आप देखें कि ये जो टा के अंदर आते हैं ना ये ओपन सेट होते हैं। तो ए बी सी से कौन सा लार्जेस्ट ओपन सेट बन रहा है? ए का ओपन सेट है, नहीं है। बी पे आ जाए, बी का ओपन सेट है, यस ओपन सेट है बी का। सी का है, नहीं है। फिर देखें ए बी का है, नहीं। ए सी का है, नहीं। ए बी सी का है, नहीं। तो फिर कौन सा रह गया? सिर्फ बी। तो आपने क्या करना है कि आपने बी पार्ट पे यानी इंटीरियर जो है ना वो सिर्फ बी ओपन सेट आ रहा है, वही स्मॉलेस्ट और वही लार्जेस्ट है। तो इंटीरियर आ जाएगा बी। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद द बेस एक्स एंड ऑल्टीट्यूड वाई, सिंपल क्लास 6 का क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला लगा दें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एक्स वाई इसका आंसर आ जाएगा। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है कि जब भी आपके पास ऐसा आ जाए तो आपने इसको पढ़ना नहीं शुरू कर देना पेपर में। आपने सिर्फ ये देखना कि एक्स वाई इकट्ठे कहाँ पे आ रहे हैं और उनकी पावर्स को प्लस कर दो। x4 y² इकट्ठे आ गए हैं, पावर्स देखिए 4 और 2, तो 4 + 2 कितना होता है 6। तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो पोलिनोमियल के अंदर जो एक्स वाई आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, या एक्स आ रहा है सिर्फ या वाई आ रहा है, आपने हाईएस्ट डिग्री देखनी है कि उनको कंबाइन करके या उनकी अलग अलग कैसे बन रही है। जो हाईएस्ट आ रही है वो आंसर आ जाएगा। इफ द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज इक्वल टू, जब भी किसी भी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। द नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट्स आर, एफएससी का क्वेश्चन है कि जब भी सर्कल के ऊपर नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे को टच करते हैं तो उस पॉइंट पे वो आपस में क्या होते हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपने परपेंडिकुलर पर टिक कर देना है। If the complex number lies in the third quadrant, then its conjugate lies in the quadrant। देखें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसमें x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? -x माइनस आयोटा y। अब उसका कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा? -x, x तो चेंज नहीं होगा तो आयोटा y चेंज हो जाएगा, यानी कि -x प्लस आयोटा y। तो अब क्या आ गया? x माइनस का आ गया और y के आ गया प्लस का। तो x माइनस का और y प्लस का होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। कुछ भी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा मेंटल वर्क है। मेंटली आपने सोचना है और हल करके आपने आंसर पे जाके तो जो गोल दायरा वहाँ पे आपको दिया गया होगा उस पे आपने जाके तो फिल कर देना उसको। अच्छा जी, ये देखें इस इक्वेशन ऑफ, ये जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन आप 1000 बार पढ़ चुके हैं। इक्वेशन है एलिप्सॉइड की, डेट्स इट। सिंपली आपने एलिप्सॉइड पे टिक कर देना। वहाँ बैठ के आपने इक्वेशन को लिखकर उसको हल नहीं करना शुरू कर देना कि एलिप्सॉइड है कि हाइपरबोलाइड है या पैराबोलाइड है, क्या आता है।
ऐसा कोई काम नहीं करना, सॉल्व करने का टाइम ही नहीं होता वहाँ पे, आपने सिंपली एलिप्सॉइड पे टिक कर देना है बस। इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 देन G कोई भी ग्रुप है उसको ऑर्डर 13 है। 13 क्या है? 13 प्राइम नंबर है। तो हमारे पास एक थ्योरम है कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए बिलियन। ठीक हो गया, यानी G साइक्लिक भी है, फिर G एबिलियन भी आ गया। उसके बाद एक और थ्योरम है कि एवरी एबिलियन ग्रुप इज कम्यूटेटिव। तो हमारे पास ना तो एबिलियन की ऑप्शन है यहाँ पे, ना ही साइक्लिक की ऑप्शन है। तो ऑप्शन कौन सी है? कम्यूटेटिव की। तो आपने कहना है कि सो G इज कम्यूटेटिव। तो आपने C पार्ट पे टिक कर देना है। तो क्या 2-3 थ्योरम्स हैं? ये कौन से थ्योरम्स हैं? ये वो वाले थ्योरम्स हैं जो आपने BSc में पढ़े थे, यानी आपने BS ऑनर्स में या BSc में पढ़े थे, और ये आपको पेपर में भी आते रहे हैं। यानी ये इतने इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि आप इनको 1000 बार पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ ये आपको हमेशा याद भी रहते हैं। तो याद रहे तो उनको अप्लाई करें, तो उसका आंसर लिखें, दैट्स इट। आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ साइक्लिक ग्रुप, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो सिंपली आपने यूनिक पे टिक कर देनी है। द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैज़ रैंक। यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ना, यूनिट मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होना वही उसका रैंक होता है। तो अगर उसका ऑर्डर n है तो उसका रैंक भी n होगा। तो आपने B पे टिक कर देना है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू देन दिस। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि आप जब उसकी पावर लेते हैं तो जो लेफ्ट साइड पे करना है वही आपने राइट साइड पे करना है। तो अगर आप A4 करेंगे तो 2 रेज़ पावर 4 कितना आता है? वो कभी भी हमारे पास 12 तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप A रेज़ पावर 5 करेंगे तो फिर वो क्या आएगा? वो आ जाएगा 32। तो आपने A रेज़ पावर 5 32 पे टिक कर देना है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है? वो हमेशा तब होता है जब नंबर ऑफ अननोन्स जो है ना वो एक्सीड कर जाए नंबर ऑफ इक्वेशंस पे। यानी कि अगर आपके पास जो इक्वेशंस 3 आ रही हैं और अननोन्स जो है वो 4 आ रहे हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है ना वो नॉन ट्रिवियल होगा। तो आपने सिंपली फर्स्ट पार्ट पे टिक कर देना, यानी उसके आपने सर्कल को जाके तो आपने उसको फिल कर देना है। A square matrix A such that A square is equal to A is called idempotent। ऑब्वियसली आपने याद रखना है कि इन्वोल्यूटरी क्या होता है, नीलपोटेंट क्या होता है, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है। तो ये सिंपली ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये हर पेपर में आता है, चाहे आप 2017 का ले लें, 2015 का ले लें, 2011 का ले लें, उसमें ये इस तरह का मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो हर पेपर में आ रहा है। तो आपने आइडेम्पोटेंट पे टिक कर देना है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 इनफाइनाइट सेट्स, 2 इनफाइनाइट सेट्स की इंटरसेक्शन लें तो वो हो सकता है कि इनफाइनाइट हो सकता है कि इनफाइनाइट ना हो। तो मे नॉट बी इनफाइनाइट, आपने यहाँ पे टिक कर देना है C पार्ट पे। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट्स। लीस्ट अपर बाउंड जो है वो किसी भी सेट की अगर एग्जिस्ट करती हो तो वो हमेशा यूनिक होती है। तो आपने सिंपली यूनिक पे टिक कर देना है। और याद रखना है कि लीस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा यूनिक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसी भी सेट की हो तो वो हो सकता है उस सेट को बिलोंग करे और हो सकता है उस सेट को बिलोंग ना करे। तो आपने क्या करना है कि मे और मे नॉट बिलोंग टू दैट सेट। ये 2 फैक्ट्स हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के और लीस्ट अपर बाउंड के, इनको आपने याद रखना है हमेशा के लिए। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा ही यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करता है। तो आपने सिंपली यूनिक ढूंढना है वहाँ के आंसर्स में से, तो आपने यूनिक लिमिट पे टिक कर देना है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट। 1 + z + z² 2 + z³ 3 सो ऑन। ये जितनी भी ये सीरीज़ है ना, ये हमेशा a⁻z की है। तो ये a⁻z के, साइन z के, कॉस z के, इनके फार्मूलाज फिक्स हैं। इनकी जो सीरीज़ है ना वो फिक्स है, आपने उनको देख लेना है और देख के उनको आपने एक बार देखे तो वो याद हो जाती हैं। साइन के भी आसान है, कॉस की भी आसान है, e⁻z की भी आसान है। तो e⁻z इसका आंसर आ जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज डिफाइंड एज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। SM यूसुफ की बुक की 9.4 एक्सरसाइज है एग्जैक्ट। तो आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होती है जब my इज इक्वल टू nx हो, यानी कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। तो आपने D पार्ट पे टिक कर देना है, D पार्ट इसका आंसर होगा।
द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस हैज़ द ऑर्डर एंड द डिग्री रिस्पेक्टिवली। जब भी आपने ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने एक काम करना है, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पावर आ रही है तो उस पावर को ख़त्म कर दें। देखिए इसके ऊपर पावर आ रही है 1/2, उसको ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड में 1 + y डैश का स्क्वायर, राइट साइड पे आ जाएगा y डबल डैश का होल स्क्वायर। तो देखें जी, अब पहली बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर तो हाईएस्ट 2 ही है, सेकंड ऑर्डर है ना, y डबल डैश है, तो ऑर्डर आ जाएगा 2। अच्छा, फिर बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो जो y डबल डैश हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है? 2। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। 2 ही इसका ऑर्डर है और 2 ही इसकी डिग्री है। कोई आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, बस मेंटली सोचना है और आपने इसका आंसर अप्लाई कर देना है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज, डिग्री अभी हमने किया है कि डिग्री क्या होती है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर। तो देखें, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल नहीं, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं, द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द सॉल्यूशन नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस ax इज इक्वल टू 0 इन n वेरिएबल्स हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ, अगर उसका जो रैंक है ना, रैंक का वो उससे n से लेस आ जाएगा, नहीं वेरिएबल से लेस आ जाए, तो हम कहते हैं कि सिस्टम हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर ऑक्टागोन का एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। रेगुलर ऑक्टागोन का जो इंटीरियर एंगल होता है ना, वो होता है 135। तो एक्सटीरियर के लिए उसको 180 से माइनस करेंगे, तो 135 को 180 से माइनस करें तो आ जाएगा 45। तो 45 कितना होता है, उसको पाई की शेप में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा π/4। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर a एंड पैरेलल टू वेक्टर b, टी इज अ स्केलर। वेक्टर इक्वेशन का हमेशा से शुरू से एक ही फार्मूला है, a + kb, यानी पहला वेक्टर a + k टाइम्स सेकंड वेक्टर। यहाँ पे उन्होंने t यूज़ कर ली है, तो a + tb इसका आंसर है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कह दिया r = a + tb। तो हमने b पार्ट पे जो है वो सर्कल कर देना है, r = a + tb। इफ़ a एंड b आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनका एंगल तो 0 ही होगा ऑब्वियसली। जब एंगल 0 हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? a क्रॉस b = ab sin थीटा, ab sin 0 0, तो a क्रॉस b आ जाएगा 0। तो c पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने c पार्ट को जाके फिल कर देना है। और जब आपने दायरा फिल करना है तो उसका भी आपने ख्याल रखना है कि उसको भी आपने बहुत ध्यान से, बहुत टाइम से फिल करना है। अगर आपका जो फिलिंग है वो आपकी उस सर्कल से बाहर आ जाएगी तो समझिए आपका वो जो आंसर है वो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b इज π/4, देन a क्रॉस b ओवर a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b ओवर ab। ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे डॉट प्रोडक्ट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ab sin थीटा, नीचे आ जाएगा ab cos थीटा, ab से कट जाएगा, sin थीटा ओवर cos थीटा आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा में tan π/4 पुट करें तो tan π/4 क्या होता है? 1। तो 1 की मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1। A particle of mass m moves in a circle of radius r with constant speed with the force F acting on the particle. Very famous formula of physics, F is equal to mv²/r। तो ये C पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। The escape velocity of a body to leave the Earth's gravitational field is given by this। जो escape velocity होती है उसका फार्मूला होता है 2g/m समथिंग, इस तरह का होता है, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो आपने नन ऑफ दीज पर टिक कर देना है। अच्छा, ये थे वो क्वेश्चंस जो हमने चूज़ किए थे 2017 के पेपर में से। तो देखें, एक पेपर में 2017 के पेपर में से 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप बग़ैर कैलकुलेशन के, बग़ैर सोचे समझे आप कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप इन क्वेश्चंस को पेपर में करेंगे तो कितना टाइम लेंगे ये मैक्सिमम? अगर फ़र्ज़ करें हमने 5 सेकंड में किया, आप 10 सेकंड में भी करें तो फिर भी आप 5 या 6 मिनट में आप ये 40 क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो बाकी कितने क्वेश्चंस रह जाएंगे मैथ के? वो रह जाएंगे बाकी 40 क्वेश्चंस। वो बाकी 40 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कैलकुलेशन बेस होते हैं, या इंटीग्रेशन आ जाएगी, डिफरेंशिएशन आ जाएगी, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा पेंसिल वर्क करके उसके बाद उसका आंसर फाइंड करना है, यानी आपने रफ वर्क करके फिर उसका आंसर निकालना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चंस लाएंगे जिनको आप कैलकुलेशन से हल करके तो आंसर लेके आते हैं। अभी हमने आपको वो वाले क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप सिर्फ डेफिनेशन पे या आपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे
बीएससी, एफएससी या मैट्रिक के नॉलेज की बेस पे आप उनको हल कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास होने के चांसेस हों और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको जॉब्स अता करे, आपको लेक्चरशिप की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, आपको एमफिल की, पीएचडी की सारी डिग्रीज अता करे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।